नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका जायसवाल कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे चयन परीक्षाओं के नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, तो बहुत सारी इन्वायरमेंट स्टडीज से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप सभी के लिए। हम उनकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है हमने अभी, और आज हम उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है वे जीव जो केवल पादप पदार्थों का उपभोग करते हैं वो क्या कहलाते हैं। वे जीव जो केवल पादप पदार्थों का, केवल पादप यानी पौधों से रिलेटेड बात की गई, प्लांट से रिलेटेड बात की गई। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे जीव जो केवल पादप पदार्थों का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। पादप यानी जो पौधों को उपभोग करते हैं। आपने सुना होगा कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, आपने ये पढ़ा होगा, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी उन्हें कहते हैं जो डायरेक्ट प्लांट बेस्ड फूड को खाते हैं। प्लांट बेस्ड फूड को जो खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शाकाहारी। मांसाहारी उन्हें कहते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। मेनली ये जो जीव पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहा जाता है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी वो होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, और मनुष्य एक ऐसा जीव है जो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो शाकाहारी भोजन भी करते हैं और कुछ मांसाहारी भी होते हैं, तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है, सर्वाहारी। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है कि जो मनुष्य है वो क्या है, शाकाहारी है, मांसाहारी है, सर्वाहारी है। तो जो लोग कभी मांस वगैरह का सेवन नहीं करते हैं तो वो लिख के चले आते हैं शाकाहारी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मनुष्य जो है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो बस यही पूछा गया है, जो केवल पादप पदार्थों का उपयोग करते हैं वो क्या है, तो वो शाकाहारी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु एवं पौधे सर्वाधिक किसमें सुरक्षित रहते हैं। जो जंतु और पौधे हैं वो कहाँ संरक्षित रहते हैं, चिड़ियाघर में, अभ्यारण्य में, नेशनल पार्क में या राष्ट्रीय उद्यान में। बताइए, जंतु और पौधे सबसे ज्यादा कहाँ संरक्षित रहते हैं। चिड़ियाघर में ऑप्शन है आपके सामने, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने अभ्यारण्य में, तीसरा है वनस्पति उद्यान, और चौथा है राष्ट्रीय उद्यान। बताइए सबसे ज्यादा कहाँ सुरक्षित रहते हैं जंतु। राष्ट्रीय उद्यान वो जगह होती है जहाँ जो हमारे जंतु हैं उनका संरक्षण किया जाता है, उन्हें सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। तो जंतु और पौधे सबसे ज्यादा किसमें सुरक्षित रहते हैं, तो जंतु और पौधे राष्ट्रीय उद्यानों में सुरक्षित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, राष्ट्रीय उद्यान। ये थोड़ा स्लाइड में इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये राष्ट्रीय उद्यान डी में है, राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये कभी पूछा जाए कि जंतु और पौधे कहाँ सबसे ज्यादा संरक्षित रहते हैं, बिल्कुल चिड़ियाघर में होते हैं, लेकिन वो चिड़ियाघर कभी कभी स्टेट और सेंटर की कंट्रोल नहीं आता है। राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क होते हैं उनका संरक्षण डायरेक्ट सरकार करती है, गवर्नमेंट करती है, और चूंकि जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगा तो वो ज्यादा संरक्षित होगा, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है। अब आप बताइए कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा रंग नहीं होता है। आपके सामने ऑप्शन है आसमानी, बैगनी, सफेद और हरा। कौन सा ऐसा रंग है जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, आसमानी, बैगनी, सफेद या ग्रीन या हरा। बताइए कौन सा रंग नहीं होता है। आपने वो बचपन वाला कोड पढ़ा होगा ना, वो बैजनी हा पीना ला, वो ऐसा एक प्रिज्म का ऐसा होता है, उसमें से सूर्य की किरण गुजारी जाती है, ऐसे 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 वो सूर्य की किरण आती है और वो बहुत सारे कलर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। आपने देखा होगा ये वाला चित्र, एनसीईआरटी की बुक्स में भी मिलता है। हरा, सफेद कलर एक ऐसा कलर है जो सूर्य के प्रकाश में नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्हाइट कलर। ये वाला देख के आपको याद आ रहा होगा, वो सूर्य की किरण आती है, फिर वो रिफ्लेक्ट होती है, फिर वो सात जगह ऐसे ऐसे से बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को लागू किया गया। बताइए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस तारीख को लागू किया गया। आप सबको पता है कि जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो 1972 को आया था, जो अधिकतर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। पहला वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? वो आया 1986 में। लेकिन अगर मान लीजिए तारीख पूछ ली गई तो, अगर मान लीजिए तारीख पूछी गई, अगर तारीख पूछी जाती है तो आप ये याद रखिएगा 19 नवंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 19 नवंबर। 19 नवंबर वो तारीख है जब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लागू किया। तो इस चीज को आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ये प्रयास करने का मतलब धीरे धीरे सिर्फ इतना ही है कि हम जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, हम सफलता की ओर उतना ज्यादा से ज्यादा चलते चले जाएंगे। सिर्फ इतना ही मुद्दा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण के माध्यम से बच्चों को ईवीएस सीखने के लिए काफी जगह मिलती है, ये क्या इंगित करता है? अन्वेषण यानी कि लर्निंग मेथड्स के साथ ईवीएस सीखने के लिए जो स्पेस मिलता है वो क्या इंगित करता है? वो इंगित करता है पर्यावरण, जो ईवीएस इज एन टीचर सेंटर्ड, मतलब कि जो पर्यावरण अध्ययन है वो बाल केंद्रित है। कैसे बाल केंद्रित है? ईवीएस क्या है? ईवीएस पर्यावरण के बारे में जानना है। और अगर ईवीएस पर्यावरण के बारे में जानना है तो वो हम कैसे जानेंगे? सिर्फ पढ़ के कि अपने आसपास की चीजें और परिवेश को देख के? डेफिनेटली अपने आसपास की जब हम पर्यावरण को जानेंगे, परिवेश को देखेंगे, हम तभी तो जान पाएंगे। तो बस वही, इसीलिए पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आईटीसीजी इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन की शिफ्ट के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं। तो आपको बताना है कि उसका रेशियो क्या है। उसका रेशियो है 40 to 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। 40 to 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। राइट आंसर क्या है? 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर में आईटीसीजी की जो हवाएं हैं वो भूमध्य रेखा को पार करती हैं। तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि 40 से 60 डिग्री पे आईटीसीजेड की हवाएं भूमध्य रेखा को करती हैं पार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल निकायों में सीवेज की निकासी मछलियों के लिए हानिकारक है, क्यों? बताइए, जल निकायों में अगर हम सीवेज की निकासी कर देते हैं तो वो मछलियों के लिए क्यों हानिकारक है? क्या ऐसी चीजें हो जाती हैं? आपको पता होगा कि अगर हम सीवेज का पानी किसी भी जल निकाय में डालते हैं, वहां पे हो जाती है ऑक्सीजन की कमी। होती है या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। होता क्या है, यही पे कॉन्सेप्ट आपको समझना था कि अगर सीवेज का पानी जाएगा, और सीवेज क्या है? वाटर। सीवेज का जो पानी जा रहा है उसमें वाटर है या नहीं? कैसे वाटर है? पानी कैसे बनता है? H2O से बनता है ना। H2O से बनता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी है ऑक्सीजन या नहीं? अब वो ऑक्सीजन वाटर पे जा रही है। जब वो ऑक्सीजन एक्सेस ऑक्सीजन वाटर पे जाएगी तो वहां पे क्या बढ़ जाएंगे? वहां पे शैवाल बढ़ जाएंगे। सीधी सी बात है, अगर एक्सेस ऑक्सीजन जा रही है तो शैवाल बढ़ गए, और जब शैवाल बढ़ गए तो वहां पे शैवाल कंज्यूम क्या करेंगे? वहां के जो पोषक तत्व है उस एरिया की जो ऑक्सीजन है, उस एरिया का जो भी न्यूट्रिशन है, उसको कौन कंज्यूम करेगा? शैवाल कंज्यूम करेंगे। जब वो शैवाल कंज्यूम करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की दर बढ़ जाएगी, शैवाल प्रस्फुटन होगा। तो वही पूछा गया है कि जल निकायों में सीवेज की निकासी मछलियों के लिए क्यों हानिकारक है? क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन की उपस्थिति से ऑक्सीजन की दर बढ़ जाती है। और यहाँ पे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ऑक्सीजन की दर बढ़ना तो अच्छा है, लेकिन नहीं, ऑक्सीजन अगर बढ़ रही है तो शैवाल बढ़ रहे हैं, तो क्या शैवाल अच्छा है? आपने पानी में शैवालों को देखा होगा, तो क्या शैवाल वाला पानी अच्छा माना जाता है? नहीं, उसे हम दूषित पानी कहते हैं। तो राइट आंसर ये। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता क्यों कम हो रही है? बताइए, पानी क्यों कम हो रहा है भारत में? ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप सबको पता है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण। भाई अगर ये बताइए, डिमांड सप्लाई पे सारी चीजें चल रही हैं, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीजों की कमी होगी। अब आप बताइए, डिमांड ज्यादा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है पानी की, तो पानी तो कम ही होगा ना। ऑलवेज थिंक अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड आपकी बढ़ रही है और सप्लाई कम है, तो कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्षेत्र जहां जानवरों को उनके और उनके आवास के लिए किसी भी गड़बड़ी से बचाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ है राष्ट्रीय उद्यान, जो प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे सारे जानवरों की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी जानवर और उसके आवास को गड़बड़ी से बचाया जाता है। आपने कभी वन्य जीव अभ्यारण्य आपने कभी विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई शेर है, कोई जानवर है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ का पूरा परिवेश बनाया जाता है।
जंगल में वहाँ पेड़ लगाए जाते हैं, बाकी चीजें, ताकि उसे वहाँ को जो नेचुरल हैबिटेट है वो मिल सके। तो इस वजह से वन्य जीव अभ्यारण्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बरगद के पेड़ को जो सहारा देती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं। बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली लटकती संरचनाओं को प्रोप रूट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोप रूट्स। आपको ये याद रखना है। बरगद के पेड़ को सहारा देने वाली संरचनाओं को क्या कहते हैं? प्रोप रूट्स। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अचार को मोटे तौर पर किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? अचार को हम किस श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं? अचार को मुख्यतः दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। अचार को दो श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत, अगला क्वेश्चन है द हाइडल पावर प्लांट इज, हाइड्रल पावर प्लांट है। अब जैसे आप सबके सामने अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जल विद्युत संयंत्र है। जल कैसा विद्युत संयंत्र है? ये बात कही गई है कि जल विद्युत संयंत्र कैसा है। तो जल एक गैर प्रदूषणकारी और गैर नवीनीकरण, कैसे? चलिए बताते हैं। गैर प्रदूषणकारी कैसे और गैर नवीनीकरण कैसे? सॉरी, जैसे ये अगला सवाल आपके सामने है कि जो जल है वो कैसा विद्युत संयंत्र है, जल से जो विद्युत बनाई जाती है वो कैसा है। तो आप सबको ये पता होना चाहिए गैर प्रदूषणकारी और नवीनीकरण है। नवीनीकरण चीजें क्या होती हैं जिन्हें हम दोबारा भी यूज में ला सकते हैं। आप ये बताइए कि अगर जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है तो क्या इससे दोबारा एनर्जी क्रिएट की जा सकती है? बिल्कुल क्रिएट की जा सकती है। हमने एक बार जल को फ्लो में लाया, उससे हमने एनर्जी जनरेट की, उसको हम दोबारा भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए वो नवीनीकरण की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाविक प्रणाली के अनुप्रयोग है? एक नाविक है, वो एक प्रणाली होती है, वो उसका राइट आंसर क्या होगा? आपदा प्रबंधन, मैपिंग, जियोडेटिक डेटा कैप्चर, ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? आप सबके सामने क्वेश्चन है 103 नंबर, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको मैं बता दूं कि जो नाविक प्रणाली है उसके अनुप्रयोग ये तीनों है। मतलब नाविक प्रणाली किसमें यूज होती है? नाविक प्रणाली आपदा प्रबंधन में भी यूज होती है, मैपिंग और जियोडेटिंग डेटा कैप्चर में भी यूज होती है, और ड्राइवरों के लिए दृश्य और आवाज नेविगेशन में भी यूज होती है। तो ये तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों। आपदा प्रबंधन, नाविक प्रणाली क्या है? नाविक प्रणाली, अगर कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि नाविक प्रणाली क्या है, तो नाविक प्रणाली एक आपदा प्रबंधन की तकनीक है। कहीं बहुत सारी चीजें दे देगा, नाविक क्या है, एक जहाज है, क्या है नाविक? तो नाविक एक आपदा प्रबंधन की एक प्रणाली है जो मैपिंग और जियोडेटिक डेटा कैप्चर करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये तीनों। ये ड्राइवरों के लिए भी हेल्प करती है, जो आवाज नेविगेशन है उस चीज से रिलेटेड। कौन सा ब्रह्मांडीय पिंड पृथ्वी के सबसे निकट है? क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है? क्या मुझे आपको ये बताने की जरूरत है कि कौन सा ब्रह्मांडीय पिंड पृथ्वी के सबसे निकट है? आप रात में जब खड़े होते हैं तो आपको सबसे क्लोज में क्या दिखता है? रात में सूरज। सूरज तो पृथ्वी के कितने निकट है आपको लगता है? इसमें आपके सामने जैसे ऑप्शन है सूर्य, मंगल, चंद्रमा। जब आप रात में जाते हैं तो आपको आपके चंद्रमा सबसे नजदीक दिखता है। कभी कभी रमजान वगैरह में तो ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि जस्ट हमारे सामने ही चांद, हम हाथ ऊपर करेंगे और चांद को ऐसे छू लेंगे। तो चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो सबसे पिंड है जो पृथ्वी के सबसे निकट स्थित है। अखिल भारतीय मृदा सर्वेक्षण संगठन की स्थापना के समय इसका मुख्यालय कहाँ था? मतलब कि जो ऑल इंडिया सॉइल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जब ये स्थापित हुआ था तब कहाँ था? तब इसका सेंटर जो था वो नागपुर में था। कहाँ था? नागपुर में। अब ये ट्रांसफर हो चुका है, और ये कहाँ ट्रांसफर हो चुका है ये आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जब ये स्थापित हुआ था उस समय जो इसका सेंटर था वो नागपुर में था। तो ये चीज आप बिल्कुल याद रखिएगा, और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में कहाँ है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी है? क्या इसका आंसर किस किस को पता है? बताइए। कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे सही है? बताइए। मैं आपको बता दूं कि जो कपास की मिट्टी, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है?
है। कपास महाराष्ट्र वाले एरिया में, जैसे इंदौर है, यहाँ सब बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कपास की खेती के लिए। और ये आपको याद रखना है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि जो कपास की खेती है वो कौन सी मिट्टी में होती है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है? आप सबने देखा होगा, जब हमारा पुराना जमाना था उस समय हम जब बाल धुलते थे तो उसके लिए कौन सी मिट्टी का यूज करते थे? बालों को धुलने के लिए कौन सी मिट्टी यूज होती थी? काली मिट्टी। काली मिट्टी एक ऐसी मिट्टी है जो सूखने पर दरार वाली हो जाती है, उसमें पानी डालने पर वो चिपचिपी हो जाती है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है, कौन सी मिट्टी गीली होने पर चिपचिपी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी चिपचिपी हो जाती है? काली मिट्टी। तो ये आपको याद रखना है। कंबाइन नामक मशीन की सहायता से निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? क्वेश्चन ये पूछा गया है, जो कंबाइन नामक मशीन है उसकी सहायता से क्या चीजें की जा सकती हैं? आपने देखा होगा जो थ्रेशर होता है, जो थ्रेशिंग है, उसमें हम सब कंबाइन मशीन का यूज करते हैं। जो गांव से रिलेट करते होंगे, जिन्होंने कभी देखा होगा थ्रेशर में काम करते हुए, तो वहाँ एक कंबाइन नामक मशीन लगी होती है। तो वही कंबाइन नामक मशीन कहाँ होती है? थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर झील किस राज्य में? बताइए नागार्जुन सागर कहाँ है? नाम से क्या लग रहा है आपको? नागार्जुन सागर झील कहाँ स्थित होगी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल याद करने वाला। कहाँ है नागार्जुन सागर? नागार्जुन सागर झील है वो तेलंगाना में स्थित है। कहाँ है वो? तेलंगाना में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है कि नागार्जुन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। और किस नदी पर है? किस नदी पर? कृष्णा नदी। वैसे भी तेलंगाना और हैदराबाद के आसपास कौन सी नदी बहती है? कृष्णा नदी। तो ये कहाँ है? कृष्णा नदी पर। ये आपको याद रखना है। नागार्जुन सागर कहाँ है? कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2014 में जर्मनी के खिलाफ ब्राजील की नाटकीय हार के मैच के अंत में स्कोर क्या था? ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये 2014 में हुआ था वर्ल्ड कप। उस समय वर्ल्ड कप में, हालांकि ये तब का क्वेश्चन होगा जब उस समय वर्ल्ड कप हुआ रहा होगा। तो जब भी कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, वहां पे आपको नजर अपनी बना के रखनी है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2014 में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो उस समय स्कोर क्या था? उस समय स्कोर था 5-2। ये फैक्चुअल है, आपको ये ध्यान रखना है। मान लीजिए फीफा वर्ल्ड कप उसके बाद भी हुआ है, क्योंकि हर शायद 4 सालों में आयोजित होता है, या इसके बारे में मैं क्लियर नहीं हूँ, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। तो आपको स्कोर का भी ध्यान रखना है। परियोजना विधि में कौन सा कथन क्रिया पूर्व अवस्था में नहीं आता है? परियोजना विधि में कौन सा कथन क्रिया के पूर्व अवस्था में नहीं आता है? आपको ये बताना है, कौन सा कथन क्रिया के पूर्व अवस्था में नहीं आता है। जब हम कोई प्रोजेक्ट संभालते हैं तो उस समय कौन सी एक ऐसी व्यवस्था है जो क्रिया के पूर्व अवस्था में नहीं आता है? परियोजना के स्रोतों और उपकरणों को पहचानना। परियोजना के स्रोतों और उपकरणों को पहचानना वो नहीं आता है। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक चीज होती है, उसका उद्देश्य पहचानना, कि उसका उद्देश्य क्या होगा। तो वो तो होगा, चुनी गई परियोजना के विभिन्न पक्षों को निर्धारित करना, बिल्कुल हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे ही। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नहीं पूछा है, पूर्व अवस्था में नहीं आता। तो नहीं क्या आता? उसके उपकरणों को पहचानना। जैसे अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र मध्य प्रदेश में है? अब बताइए कौन सा ऐसे संरक्षित क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में है? बताइए, आपके सामने ऑप्शन है जल्दापारा, गोलूमारा, बक्सा, कौन सा है? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। जो मध्य प्रदेश से होंगे उन्हें पता होगा कि जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है वो यहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश में। तो अगर कभी पूछे कि मध्य प्रदेश में क्या है, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, भूकंप के दौरान भ्रंश यानी फॉल्ट टूटने से कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन को क्या बोलते हैं? उस कंपन को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं भूकंपी तरंग। उसे क्या कहते हैं? भूकंपी तरंग। और उसी को सिस्मिक तरंग के रूप में जाना जाता है। जब भूकंप आता है तो उस समय एक, कभी कभी आपने देखा होगा, कोई दरार बन जाती है, वहां की जो भ्रंश है वो फॉल्ट टूटती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं भूकंपी तरंग, यानी कि सिस्मिक तरंग। अगला सवाल हमसे कह रहा है कि भाप या बिजली जैसे निर्जीव ऊर्जा संसाधनों के उपयोग के आधार पर मशीन उत्पादन के उद्भव को क्या कहा जाता है? मेनली इसका ये कहने का मतलब है कि जो भाप और बिजली है उसका उपयोग करके मशीन उत्पादन के उद्भव को क्या कहा जाता है? किसका उपयोग करके? भाप और बिजली का उपयोग करके। तो उसे हम सब क्या कहते हैं? ग्रामीणी, इंडस्ट्रियलाइजेशन में कहते हैं। जो हिंदी वर्ड है इसका वो थोड़ा सा
ट्रिकी आपको समझ में नहीं आएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इंडस्ट्री में आप मुझे ये बताइए, जो इंडस्ट्रीज है वहां सबसे ज्यादा किसका उपयोग होता है? या तो चीजें भाप से चलती हैं, टरबाइन, या तो वो बिजली से चलती है। तो बस वही पूछा गया है कि भाप और इंजन का उपयोग करके मशीन उत्पादन में क्या होता है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोलते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा भाप और इंजन का उपयोग होता है, इसलिए उस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। परितंत्र, अगला क्वेश्चन है, परितंत्र के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण पूछा है, बताइए। ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर ऐसा होता है, आपको अगर समझ में आए ये चीज, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसे 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 ऐसे, सॉरी, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसे। अब यहाँ पे ये ऐसे है, तो ये स्तर विन्यास हुआ या नहीं? ये कहलाता है स्तरों का विन्यास, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तर विन्यास। ठीक है, यहाँ पे आपको कभी कभार कीवर्ड्स भी हमें बहुत आंसर बता देते हैं। जिस अगला क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार का कोयला, मृत और अपघटित पादप द्रव्य का एकमात्र द्रव्यमान होता है उसे क्या कहते हैं? जिस प्रकार का कोयला, मृत और अपघटित पादप द्रव्य है उसे हम सब क्या कहते हैं? जब कोयला इस फॉर्म में होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे हम पीट कहते हैं, लिग्नाइट। जब कोयला मृत और अपघटित के रूप में होता है, चिपचिपे फॉर्म में होता है, तो उसे हम पीट के रूप में जानते हैं, उसे ही हम कहते हैं लिग्नाइट। उसी का एक फॉर्म ये कहलाता है। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जल का लगभग पीएच है? महासागरी जल का पीएच मान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महासागरी जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है, बताइए। महासागरी जल का जो पीएच मान है वो 8.1 होता है। कितना होता है वो? 8.1। ये आपको पता होना चाहिए कि जो महासागरी जल है, महासागरी जल, उसका पीएच मान कितना होता है? 8.1। कितना होता है महासागरी जल का पीएच मान? 8.1। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की प्रवृत्ति नहीं है? सीखने की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? सतत मतलब लीनियर। कोई व्यक्ति अगर सीखना चाहता है तो उसे कंटिन्यूटी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो जो सतत है वो तो सही होगा। समग्र, वो उसे एक्टिव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसे बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रैखिक। कोई जरूरत नहीं है, तो हम एलिमिनेट कर लिया हमने, तो हमारे सामने राइट आंसर आ गया। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? बताइए। भारत में बायोगैस जो संयंत्र है पहला, वो कहाँ स्थापित किया गया? पहला बायोगैस संयंत्र पिलानी में स्थापित किया गया, यानी कि जयपुर में स्थापित किया गया। तो अगर कभी ये पूछता है, फैक्ट है कि बायोगैस संयंत्र पहला कहाँ स्थापित हुआ है, तो वो स्थापित हुआ है जयपुर। जयपुर में कहाँ? पिलानी में। What is the full form of CIET? CIET का फुल फॉर्म पूछा है आपसे, अब आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? CIET का फुल फॉर्म क्या होगा? CIET का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। क्या फुल फॉर्म होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है कि CIET का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपसे यही आशा है कि आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी, कुछ आइडिया लगा होगा कि जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल इसे शेयर करिए। और एक मुझे जाते जाते कुछ लाइनें याद आ रही हैं मुझे अटल जी की, जो मैं आप सभी के साथ ज़रूर कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी लगती है उनकी ये लाइनें कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही। तो हार नहीं माननी है, चलते चले जाना है, सफलता एक दिन मिलेगी ही मिलेगी। तो बस इन्हीं लाइनों के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय